एब्जॉर्ब्ड सर्टेन लाइट, और वो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी उस दिन मैंने बताया था जो लाइट डिटेक्ट होती है वो एक्चुअली क्या होती है, दैट इज एन एमिटेड लाइट, तो इट इज एन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें एक लाइट जो थी, एक लाइट यहाँ पर एमिट किया, तो बट दीज क्वेंचर्स आर द मॉलिक्यूल्स जो एक्चुअली उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो लाइट यहाँ पर एमिट हुई थी, एंड दीज मॉलिक्यूल्स दे माइट बी प्रेजेंट इन योर सैंपल, या फिर हम एक्सटर्नली भी इन सर्टेन एप्लीकेशंस क्वेंचर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट। तो इसकी वजह से क्वेंचर की प्रेजेंस से क्या होगा, मेरा फ्लोरोसेंस सिग्नल जो फाइनली मुझे डिटेक्ट होना था दैट विल नॉट बी डिटेक्टेड, राइट? रीजन इज because it has absorbed the light which was emitted by my fluorescent molecule, because their absorbance range, the wavelength of light which they are absorbing, that is overlapping with the light which my fluorescent or my fluorophore is emitting. Okay, so this is a simple principle or how these quenchers actually are inhibiting your fluorescence signal. Okay, the next one is your FRET. ओके, फ्रेट एक्चुअली हम लोग कई एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अपने सेल के अंदर पता लगाना है कि दो प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके, या फिर और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तो इसकी फ्रेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस आर इज फॉर रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ओके, इसके अंदर बेसिकली क्या है, आई एम यूजिंग टू डिफरेंट फ्लोरोफोर्स जिनका फ्लोरेसेंस एमिशन वेवलेंथ, जो वो लाइट जिस वेवलेंथ की एमिट करेंगे दैट इज डिफरेंट, लेकिन जो मेरा सेकेंड फ्लोरोफोर है उसकी जो एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ है दैट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन emission wavelength. I mean to say, like for example, this is my F1. Can you see? Hello. Yes, ma'am. Okay, so this is my fluorophore 1. Okay, for example, इसने 280 नैनोमीटर की लाइट यहाँ पर एमिट की है, यहाँ पर मेरा फ्लोरोफोर 2 था। ओके, इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो 280 नैनोमीटर पर है, तो इसने ये लाइट एब्जॉर्ब कर ली। ओके, तो मुझे अब ये वाली लाइट जो एक्चुअली मुझे मेरे डिटेक्टर से दिखनी चाहिए थी या डिटेक्ट होनी चाहिए थी वो डिटेक्ट नहीं होगी, अब लाइट डिटेक्ट होगी इसकी जो इसने एमिट की है। ओके, so the absorbance range of my second fluorophore is actually overlapping with the emission spectra of my first fluorophore. Okay, so यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर है, that is why we are saying fluorescence resonance energy transfer. Okay, how can I use this for finding out that two proteins are interacting? मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोटीन था in my sample, suppose there is, for example, एक DNA है, this is my DNA. Okay, यहाँ पर मेरा प्रमोटर रीजन है और यहाँ पर मेरा कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करता है, तो मैं क्या करूंगी, एक ऐसी प्रोटीन से जो मुझे पता है पहले से, फॉर एग्जाम्पल विच इज बाइंड, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मुझे नोन है, उसको मैं अपने फ्लोरोफोर 1 से डिटेक्ट कर दूंगी जो यहाँ पर आके मेरे प्रमोटर से बाइंड हो गया। नाउ मैं पता लगा रही हूँ कि दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वहां पर बाइंड करता है या नहीं करता है, उसको मुझे रेंज, ये चीज, ये इन्फॉर्मेशन आई नो कि ये वाला फ्लोरोफोर जो सेकंड फ्लोरोफोर मैंने सिलेक्ट किया है वो फर्स्ट वाले के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो उसको मैंने बाइंड कर दिया अपने दूसरे फ्लोरोफोर के साथ। नाउ इफ दीज टू प्रोटीन्स या फिर दिस इज इंटरेक्टिंग विद डीएनए, तो मेरा सिग्नल फाइनल क्या होगा? फ्लोरोफोर 2 का सिग्नल होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस इट वॉज 300 नैनोमीटर पे मुझे मैक्सिमम सिग्नल मिला था। अगर ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो मेरा रिजल्टेंट सिग्नल मुझे मेरे डिटेक्टर पे 300 मिलेगा, लेकिन अगर मेरे दोनों प्रोटीन्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो मुझे कौन सा सिग्नल मिलेगा? ये वाला सिग्नल मिलेगा 280 नैनोमीटर का। ठीक है, तो ये हम फ्रेट का इस तरह से एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है ये या मैं दोबारा बताऊं? क्लियर है। ओके, तो ये दो चीजें फ्लोरेसेंस की जो मुझे बतानी थी। नेक्स्ट इज CD, विच इज
सर्कुलर डाइकोरिज्म। ओके, जो उस दिन मैंने जब स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी, आई टोल्ड यू जितने भी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर हम डिफरेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का यूज करते हैं। तो यूवी विजिबल एंड फ्लोरेसेंस में हम लोग यूवी विजिबल रीजन ही यूज कर रहे थे। द सेम अप्लाइज टू सीडी। इसमें भी हम जो पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा यूज करते हैं दैट इज यूवी विजिबल ओनली। ओके, नाउ हियर बट द पॉइंट इज देयर आई वाज यूजिंग नॉन पोलराइज्ड लाइट, लेकिन सीडी के अंदर हम जो लाइट यूज करेंगे दैट लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। ओके, पोलराइजेशन के बारे में यू मस्ट हैव रेड इन योर क्लास 12। ओके, तो पोलराइज्ड लाइट के अंदर एक्चुअली क्या होता था, मेरे पास मैंने उस दिन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, राइट। सो जो मेरे मैग्नेटिक मैग्नेटिक वेक्टर्स होंगे या इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होंगे इन अ नॉन पोलराइज्ड लाइट, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। ये फिगर दिख रहा है? ओके, लेकिन मैं अगर एक पोलराइजर इज अ मॉलिक्यूल, आई प्लेस इट, ये जो इसका प्लेन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज इट्स प्लेन राइट इन दिस डायरेक्शन, सो इट अलाउज ओनली द दोज वेक्टर्स टू पास थ्रू विच आर। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है? ओके, बाकी लोग जो उनको एक्चुअली में पढ़ना है वो उन लोगों को दिख रहा है या नहीं? कोई भी बता दो। मैम दिख रहा है। ओके, तो यू हैव अ पोलराइजर विच इज प्लेस्ड हियर, इट अलाउज द लाइट, और ये इसको एक जो इसके पैरेलल डायरेक्शन में प्लेन्स हैं सिर्फ इट अलाउज टू पास through that. Okay, so यहाँ पर this is a plane polarized light which has only electric vectors and magnetic vectors only in one direction, right? This is a plane polarized light. Now this, अगर मैं सिर्फ इस एक वेक्टर को कंसिडर करूं यहाँ पर, okay, for example this is an electric vector in this direction, okay, और if this is in this direction, सारे इसी डायरेक्शन में होंगे, या फिर अगर इस डायरेक्शन में है तो सारे इसी डायरेक्शन में होंगे। तो जो हम 11th क्लास में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते थे, इफ यू रिमेम्बर, तो मैं किसी भी एक वेक्टर को दो डायरेक्शंस में रिजोल्व कर सकती हूँ, राइट, अलोंग वन डिफरेंट एक्सिस। ओके, एक जो हम एक्स एक्सिस पे लिखते थे या वाई एक्सिस पे लिखते थे, इफ यू रिमेम्बर, लाइक हम एक फोर्स था, तो फोर्स को हम वेक्टर सम ऑफ एफ एक्स प्लस एफ वाई वी यूज टू राइट लाइक दिस, डू यू रिमेम्बर? सिमिलर वे में ये मेरे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली, लेकिन हम सीडी के अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज नहीं करते, वी यूज सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट जो मेरा इलेक्ट्रिक वेक्टर है विच इज इन all the vectors they are in same direction, I have resolved them along two directions. Generally this is written as one is along the left and one is along the right. Okay, so जो मेरे compounds होते हैं, the compounds which are present, they have ability to differentially rotate electric field component in along the left and right. Okay, basically what why this happens? See, this is like मेरे पास एक इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये, ठीक है, this is my electric vector. I am resolving it in two directions. Suppose this is along one direction and this is along the other direction. Okay, तो जो इन दोनों का वेक्टर सम होगा वो मुझे एक ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा जो मेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कंपोनेंट है। So circular polarized light is nothing. It is just I have resolved my plane polarized light along two vectors. And why is this necessary? मैं directly plane polarized light को क्यों consider नहीं कर रही हूँ? इसका simple सा reason है, when your electrons they are revolving around the nucleus, right? Electrons क्या है? They are charged particles, and every charged particle has also, when it is moving, has also its own electric field and also its own magnetic field. तो वो भी एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अपनी जनरेट करेगा जिसकी वैल्यू along its different axis is different.
राइट तो उसकी अलोंग वन डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल अलोंग लेफ्ट अलग होगी, अलोंग राइट उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी. Okay, so every compound or every molecule has a different tendency to rotate each component of a plane polarized light, and in this way we call this as a circular polarized light. So this is called as your circular polarized light. Okay, and why is this happening? I told you because each component उसके different number of electrons हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग होगी एंड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इज डिफरेंट. तो जो मैं लाइट पास ऑन करूंगी it will interact differently with each molecule along left and right directions. Therefore, there will be, for example, I have placed my sample here और मैंने circular polarized light यहाँ से transmit करी है. ये लेफ्ट कंपोनेंट को फॉर एग्जांपल 40 डिग्री पे रोटेट करेगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये राइट कंपोनेंट को भी सेम एंगल 40 डिग्री पे रोटेट करे. Okay, it can rotate the right more than 40, less than 40, or it might not rotate the right component. Okay, so जो final मेरे पास होता है that is sum of both, sorry, difference of both. Okay, that is the final signal which we obtain. So this is a basic principle of circular polarized light, and this is how it is telling that this molecule is present. So circular polarized light is nothing, it is a plane polarized light in which we have resolved the components. Why? Because each molecule has a different tendency to rotate along left and right directions. And if I tell you about the instrumentation is again very simple. Okay, so there is only one additional component which is called as modulator. For example, here I have a source of light. Okay, this is source of light which is passing on unpolarized light. यहाँ से unpolarized light जो है वो pass on होगी. यहाँ पे हम एक polarizer लगा देंगे. This is a polarizer. This will now allow only a particular plane of electric vectors to pass through. तो यहाँ पर मेरे पास polarized light होगी. After polarizer I have a polarized light. Now next after polarizer in the instrument there is placed which is called as modulator. Now modulator, what does it do? Modulator produces AC, that is alternating current. Alternating current क्या होता है? It is like different phase ऐसे, right? So suppose first ऊपर plus वाला component है, it will allow only right side or only one component to pass through. So यहाँ से सिर्फ right वाला जो component था that passes, और यहाँ मेरा सैंपल होगा, देन डिटेक्टर होगा. तो वी विल डिटेक्ट कि कितनी डिग्री से या कितने एंगल से मेरा राइट पोलराइज्ड लाइट एक्चुअली रोटेट हुआ है. नाउ इन द नेक्स्ट सेकंड, बिकॉज इट इज एन एसी, इट विल अलाउ द अदर component of the light to pass, that is left component. Now left will also be rotated or not rotated, that is completely dependent on my sample which is placed here. So this will give another reading angle or absorbance degree, right? So हम दोनों को नोट कर लेंगे and finally we plot the difference. Okay, so is this clear? Instrumentation and principle? Yes, ma'am. Okay, so next is the quantitative analysis. So as I told you that we can measurement actually in case of CD can be done in terms of absorbance. That absorbance will be obviously different, which is AL for left and AR for along the right direction, or it can be in the angular measurement where we measure the theta value, that is angle. So this is theta L or theta right, but most commonly we take absorbance. Okay, तो इनका जो फाइनल डिफरेंस होगा that I told you, that is the final reading. So AL minus AR, this is your delta A, right? Or theta L minus theta R, this is called as delta theta. Or there is some other term which is important which can be asked, that is called as ellipticity. Ellipticity is a measurement
that is delta theta per concentration in terms of molar, that is giving you ellipticity. Okay, so ellipticity be same, delta E can be EL minus ER. So these are the different things which we use. Okay, mathematical measurements जो हम CD के अंदर obtain करते हैं, left and right direction. Now CD का जो graph है actually that is important. इतना clear था? एक सेकेंड में थोड़ा दिख रहा है? ब्लर तो नहीं हो रहा ना? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Next is the graph जो हम plot करेंगे. The graph is plotted for basically delta A, और हम ellipticity के केस के अंदर ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं. And as I told you that this is the EL minus ER, right? तो इसके ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है. This value can be negative as well. If this value is positive, what does this imply? This means, एक minute. This means that along the left, my compound is more active towards the left direction. वो left को rotate कर रहा है, लेकिन it is not rotating much of the right side of circular polarized light. And if it is negative, it is opposite. So the graph is like starts with 0 and it is like this. Okay, अगर ये, so the graph can be like in this direction. ऐसे ग्राफ हमारा जो है वो मिल सकता है. ग्राफ जो है वो मिलेगा. So this portion, if it is like positive, this means that difference जो आ रहा है आपका वो positive है. That means जो left side की आपकी ellipticity या absorbance थी AL, that is greater than ER and AL. And if the graph is towards the negative of the y-axis, that is negative portion, this means ellipticity or absorbance of left polarized light is less than the absorbance of right side. Okay, and on the x-axis it is wavelength in nanometers, and on y-axis we represent ellipticity. So this is the graphical arrangement. One important question which is very important from the CD application is कि हम experiments या फिर अगर मुझे secondary structure किसी protein का determine करना है. For example, I have a protein and I want to know its structure. Okay, मुझे उसका structure या अभी पता नहीं है. तो how will I start my experiment to determine? सबसे पहले हम उस protein sample का लेके CD करके देख लेते हैं. And इसके लिए there is actually a trick which is actually used. Generally, what has been done? Lysine, you all know lysine. मेरे पास क्या है? एक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है. You all know lysine, right? Yes, ma'am. तो lysine का करके ऐसे सिंथेटिकली पॉली एल लाइजीन मैंने पेप्टाइड मेरे पास है. ओके, मतलब साइंटिस्ट दिस इज हाउ दे यूज CD to determine secondary structure. So polyl lysine, it was found that in different concentrations, it was able to form alpha helix, 100% alpha helix, 100% beta sheet, and 100% beta turns. ओके, तो जिस कॉन्सेंट्रेशन पे वो अल्फा हेलिक्स जब फॉर्म कर रहा था, जिस कॉन्सेंट्रेशन पे वो बीटा या जिस कॉन्सेंट्रेशन पे वो बीटा टर्न फॉर्म कर रहा था, उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन लेके उसका CD स्पेक्ट्रा नोट कर लिया. Now that CD spectra is used as a reference. Okay, is used actually as a reference. If it matches like मेरी unknown protein का CD spectra जो alpha helix का CD spectra of polylysine है, उससे match करता है, तो we say that this protein is having a alpha helix portion. अगर मेरा beta sheet वाले से match करता है, तो we say that it is matching my beta sheet structure. Okay, wait a second, I'll show you that. मैं ग्रुप पर भेज दूंगी. मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ. For alpha helix, so this is your wavelength here, ellipticity here.
For alpha helix, the graph was obtained like this, and for beta sheet it was like this, and for beta turn it was in this direction here. So this is your beta turn for alpha helix, and for this is for beta sheet. Okay, तो unknown protein का हम CD spectra लेंगे. We obtain the graph. If the graph matches any of these three, we say that this protein has alpha helix. We say that this protein has beta sheet. This protein has beta helix. So this is an application. Secondary structure of protein पता लगाना है. We go for straightforward CD spectra. Okay, and the reference which is used for CD taking this is poly-L-lysine spectra. Why poly-L-lysine was used? The reason is that poly-L-lysine at different concentration was found to form alpha helix, beta sheet structure and beta turn in 100%. It was not like कि 60% alpha helix show कर रहा था या 40%. It was in 100%. That is why poly-L-lysine is used as a reference to take CD spectra for other proteins to determine their secondary structure. This is an important application. Okay, so CD के लिए इतना ही important है. Any questions so far या दिखाई नहीं दिया या फिर कुछ repeat करना है anyone? या समझ आ गया तो भी respond कर दो. हेलो मैम समझ आ गया. सबको आ गया? यस सर. माइक चालू कर ले करो यार. एक अंगूठा आया है और बाकी लोग आ गया समझ सर. ओके ठीक है ना. Okay, next is IR spectroscopy. That is infrared spectroscopy. You can infer from its name, right? Which region of spectroscopy in this we would be using. It is infrared region, right? You can just see from its name, infrared. Okay. So जो उस दिन मैंने Morse diagram बनाया था UV visible and इसके लिए it applies to here as well, but with certain difference. So I told you, for example, last time, these are the different electronic states. Each electronic state, when bonds get formed, there are different vibrational energy levels as well, right? So infrared actually has less energy, right? इसमें एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी in comparison to the UV visible is less. So this region is not actually allowing the electrons, for example, they are present here in the ground state, to be excited as this excitation was happening in fluorescence and UV visible. This is not happening here. यहाँ पर जो excitation है, that happens only to the next vibrational levels. Okay, so I'll zoom in this here. So ये मेरे पास एक simple level है. There are different vibrational levels which are forming when bonds get formed. So my electron, when I supply it with the infrared, these electrons get excited only to the next energy level, vibrational energy level. Okay, so the transfer in case of infrared spectroscopy happens only across vibrational levels, not across the different electronic energy states, only across vibrational energy. And when it returns, this, I told you, it will lose some heat, right? So this energy finally जो lose हुई, और जो energy difference finally, so some absorbance will happen which is lost in case of heat. So जो final absorbance होगी वो obviously कम होगी. That is detected in infrared spectroscopy, and the energy transfer is only
allowing the transfer to go to the next vibrational level, and then they return. So this actually, therefore, infrared spectroscopy do not tell you about that this is ethanol or this molecule is carbon dioxide. इंफ्रारेड क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर डिपेंड करता है और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग. अगर डबल बॉन्ड होगा तो वाइब्रेशन या स्ट्रेचिंग ऑब्वियसली क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है, राइट. सिंगल बॉन्ड है तो देयर इज मोर वाइब्रेशन. सो दिस टेल्स यू अबाउट द बॉन्ड्स. ओके, अगर मुझे एक अननोन का स्ट्रक्चर या ये पता लगाना है उसके अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं तो हम इंफ्रारेड उसमें यूज कर सकते हैं. इंफ्रारेड हमने एक्चुअली हर बॉन्ड के लिए मेजर किया हुआ है. उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मतलब कितनी आती है, दिस इज व्हाट वी डिटेक्ट. लाइक फाइनल एब्जॉर्बेंस है तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज व्हाट वी डिटेक्ट. तो सी बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, अगर CH बॉन्ड है उसकी अलग होगी, C डबल बॉन्ड O है उसकी अलग होगी. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज यूज्ड फॉर. ओके, सो इसका जो स्पेक्ट्रा होता है दैट इज हियर. इट लुक्स लाइक आई कैन टेक फ्रीक्वेंसी हियर, या फिर हम वेव लेंथ भी लेते हैं, या फिर इस केस में हम वेव नंबर भी लेते हैं. यू नो वेव नंबर इज 1/λ, राइट. और यहाँ पर हम एब्जॉर्बेंस डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपाउंड यहाँ पर लिया है. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल कंपाउंड CH2 and C double bond OH. Okay, I have taken this compound. इसके अंदर there is this CH bond है, C double bond O bond है और एक CC bond है. तो इसके अंदर bond type CC टाइप है, CH टाइप है, CO टाइप है, राइट. तो इसके अंदर I'll get एक CC बॉन्ड का सिग्नल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल है वो मिलेगा, एक CO बॉन्ड का मिलेगा, एक CH बॉन्ड का मिलेगा. तो इसका लिमिटेशन क्या है, दिस इज नॉट टेलिंग मी कि मेरे कंपाउंड के अंदर कितने CC बॉन्ड है या कितने CH बॉन्ड है. आई कैन जस्ट हैव इंफॉर्मेशन कि CH बॉन्ड है. तो दिस इज टेलिंग अबाउट दी बॉन्डिंग. ओके, उस केस में हम इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं. एंड दिस इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते इससे, जस्ट बेसिक प्रिंसिपल है कि वाइब्रेशन के अंदर transmission of energy and electron transfer happens across different vibrational in the same electronic energy state, and it is providing the information about bonds. Okay, I can show you the table. Wait a second. नेहा, is this table? हाँ, ये क्लियर नहीं आ रहा तो इसको ऐसा कर, एक बार फोटो इसकी ना व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे डाल दे, एक बार इस चीज की फोटो खींच के. ओके. अभी फोन से कर पाएगी तो ठीक है, वरना रीड कर दे एक बारी क्या है, क्योंकि इतना क्लैरिटी नहीं है. Hello, I have sent the photo in the group. You can see. For every group, basically according to the bond which is present, we are getting a different frequency signal, or basically the wave number which is given in this case. Okay, so this is how we can detect the structure. We can have a vague idea about the structure of a protein or of a molecule, that this particular bond or group might be present in my given sample. Okay, is this clear?
यस मैम। मैम तो हमें ये फ्रीक्वेंसीज याद करनी पड़ेंगी? No, 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 no. It's just to give you an idea that how we can, how do we use it to find out the structure of an unknown sample. मेनली आप लोगों से अगर पूछेंगे तो प्रिंसिपल करके पूछ लेंगे, प्रिंसिपल पूछ लेंगे। थोड़ा बहुत एप्लीकेशन क्या रहता है, ऐसे स्पेसिफिक आपके पास न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं देना है आपको सीडी के बेसिस पे। ओके सर, ठीक है मैम। Okay, next in the syllabus they have also mentioned Raman spectroscopy. I don't think that it would be asked in much detail. Just remember its basic principle. Raman spectroscopy के अंदर भी it's just an extension of infrared which tells about different bonds. लेकिन उसके अंदर हम absorbance नहीं use करते. Okay, for example, this is an atom, right? Nucleus. Electrons are revolving around it. Okay, तो इसके अंदर भी हम इंफ्रारेड ही जनरली यूज करते हैं. अब what is a possibility? This Raman spectroscopy is not basically based on emission or absorption. It is based upon simply scattering of light phenomena, right? Scattering, you know, there is this electron or atom, light comes here, it scatters in different directions, right? Scattering के अंदर क्या होता है? The frequency and the wavelength does not changes. Okay, but when absorbance happens or when emission happens, the frequency and wavelength do change. Okay, but in case of Raman spectra, we make use of a phenomena which happens only 1 in 1,000 case. That is very rare. Okay, that is a particular case of scattering. Scattering के अंदर generally your frequency does not changes, your wavelength does not changes. Basically, the light has just changed its path on colliding with an electron because its wavelength is in the range of the electronic structure of the atom, right? That is why the scattering happens. So when the atoms are formed bonding during scattering, there is a very rare stage when this phenomena happens, when there is fall off or might increase of frequency in the scattered light might happen. Okay, at this stage we use Raman spectroscopy. इसका actually benefit क्या है? अगर light हम scattered use कर रहे हैं तो I am not getting any information. Why? क्योंकि electron का nature तो हर एक atom में ही similar है. If I take a sodium atom, if I take a carbon atom, electron is same, right? It's just a matter number of electrons are changing. So if I measure the scattered light frequency, it does not make any difference. But if I'm able to get the information from the rare event when these combined electrons they are revolving, electron cloud form होता है ना, probability density वाला concept जो आता है, they allow at this rare event they allow this scattered light to change its frequency, but this change is very less. It's not that much easily detectable, which is in case of the UV visible fluorescence or CD. That is why Raman spectroscopy का instrument is expensive as well. And इसको detect करने के लिए, क्योंकि ये बहुत rare event का हम use करते हैं information gather करने के लिए, इसके लिए जो हम energy देंगे, light source देंगे, उसकी energy बहुत high energy होनी चाहिए. Okay, basically high intensity होनी चाहिए, so that I do not lose my information. So sensitivity of my detector needs to be high, and the light which is given from the source, that also needs to be of high intensity. Okay, so the scattered information frequency we note down, and that provides us the information about the bonds, similar to infrared. So this is just, you need to know that Raman spectroscopy is not based upon absorption or emission. Here we are actually dealing with scattering phenomena. Okay, this is what you need to know, not in great detail. Okay, clear? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता. यस मैम.
यार और लोग भी रिस्पॉन्ड कर रखो, एक ही बच्चा अगर रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर एक ही बच्चे को थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, सब लोग करा करो यार। सी, तुम्हें बस थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि क्या इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल में बता रही है कि हाँ तुम थोड़ा सा कोरिलेट करो, कर सको एग्जाम में, अगर तुम्हें बाई चांस अगर वो चीज़ नहीं आती तो बस तुम इसका बेसिक जानो। जैसे लाइक प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए कौन से यूज कर रहे हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि हाँ ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं वो, ज्यादा टफ नहीं होता। और एनीथिंग, हेलो, और नेहा, एनीथिंग यू वांट टू ऐड तो ऐड कर सकते हैं। NMR और MS है क्या है, आई डोंट थिंक कि कवर हो पाएगा। और एक्सरे भी है, एक्सरे से पूछते हैं ब्रैग लॉ के अलावा, आई डोंट थिंक कुछ और नहीं आएगा। नहीं, एक्सरे वगैरह नहीं पूछते। NMR करा देती हूँ आज, ठीक है ना। एमएस में तो ज्यादा नहीं है, एमएस में बस थोड़ा बहुत जो सेपरेशन क्या होता है प्रिंसिपल बता दो, डिटेल में तो हाँ मैं आज घुसते नहीं नोट्स भेज दूंगी एक्चुअली स्कैन करके, बट उसमें काफी मैंने पेन वगैरह किया हुआ है, तो इग्नोर दैट। ओके, okay, next is NMR. NMR is nuclear magnetic resonance. Okay, so in this case, try to decipher from the name. It is nuclear magnetic resonance. That means something now is not related to electronic transition. I am dealing here with nuclear. Okay, next is magnetic resonance. That means here, apart from the portion of electromagnetic spectrum, we also make use of an external magnetic field. Okay, so combining those components, we get information and about the different molecules, that is giving nuclear magnetic resonance spectra, which is unique to every different molecule, and we can know the structure. और एटमिक रेजोल्यूशन तक अगर किसी चीज का हमें स्ट्रक्चर पता करना है, उसके लिए यू हैव दीज टू टेक्निक्स ओनली, NMR एंड एक्सरे। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन विच इज ऑल्सो आस्क्ड कि हम एटमिक रेजोल्यूशन तक अगर किसी का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो विच आर द टेक्निक्स वी कैन यूज। इट इज NMR and second one is X-ray crystallography. Okay, now in this case you need to know about, like you know कि इलेक्ट्रॉन है, एक्साइट होता है, नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाता है, कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। द सेम थिंग एक्चुअली हैपेंस इन केस ऑफ न्यूक्लियस, बट इट इज नॉट दैट मच वास्ट कि इतने सारे एनर्जी लेवल्स हैं, बट एनर्जी लेवल्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके दे आर पॉजिटिव चार्ज which is actually also rotating. If I place this in a magnetic field, as I said that here there is a role of a magnetic field, so this is a magnet, N to S, North Pole, South Pole. So this nucleus will rotate. Why? This is a direct principle of physics. Electric charge placed in a magnetic field will rotate, or a moving electric charge produces its own magnetic field. Both applies here. This is rotating, so this will produce its own magnetic field. Let's take B naught. Okay, so the magnetic field of this nucleus is B naught, and because there is an additional magnetic field which we use in this case, this is I am denoting by B1. So there are two possibilities. This might align, this nuclear spin might align opposite to the direction of magnetic field in this way. Is it visible? Yes, ma'am. And there is second possibility that it might align in this direction as well, right? So whenever a nucleus, so I am getting the information, why I said that हम इससे atomic resolution तक information provide मिल सकता है. Why? Because every atom has its own nucleus, number of protons, number of neutrons are different, so I'm getting the information about nucleus.
So from this spectra, I'll get to know that, okay, this is my unknown compound, this has an oxygen atom, this has a carbon atom, this has sulfur atom. Okay, so I can get to know that. Okay, so this nucleus, because of each nucleus will has two possibilities, that it aligns in this direction. One is across parallel to the magnetic field, other one is in the anti-parallel to the magnetic field. So when it is parallel, obviously what happens, potential energy increase हो जाती है, तो वो system generally unstable होता है. And when it is in parallel direction, तो पैरेलल डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी जनरली डिक्रीजेस, so system is more stable. Okay, so we say that यहाँ पर when I have placed it, suppose this was its resting state of this, when I place this nucleus, this has gone, my nucleus has high energy, this was its energy which was 0 or in the resting state. हाई एनर्जी कब होगी, जब वो पैरेलली अलाइन हुआ है. व्हेन इट हैज अलाइंड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, द एनर्जी विल डिक्रीज, राइट? एनर्जी विल डिक्रीज in anti-parallel direction. So there are two possibilities for each nucleus. But at what time or at what frequency does this happen? That is of interest. ये चीज तो सबके अंदर होगी, हर एक एटम, हर एक न्यूक्लियस के अंदर हो रही है. When I am placing it, why this is happening? Because a charged particle which is also producing its own magnetic field, right? ये भी एक magnetic field बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है. तो मैं इसको एक दूसरी मैग्नेट में रखूंगी तो इट हैज अ प्रॉपर्टी ना कि वो अलाइन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ या उसके अगेंस्ट अलाइन होगा अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. So now the interest lies not here about its parallel and anti-parallel alignment that happens in all nucleuses. The point which is of importance is हम इसके अंदर लिसन समझ में आ रहा है आपको? ये जो बता रही है पैरेलल और एंटी पैरेलल, समझ आ रहा है आसना? सर आ रहा है मुझे तो. ओके, यस सर. अनुज? यस सर, यस सर. कुछ ऐड करना है तुझे तो बोल सकता है. Nothing. I thought they मतलब maybe they are not understanding through me. I can elaborate it. But ठीक है, समझ आ रहा है तो just go on. बाकी अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो बोल सकते हैं. मेघना, दिव्या? आ रहा है मैम. Okay, so the portion of the electromagnetic spectrum which we use in case of NMR, that is radio frequency. Okay, radio frequency. So there is a system, it is a large system where I am placing my sample. I have a magnetic field and from this direction I am providing the radio frequency light. Okay, so this alignment happens at different frequency. Okay, so when this alignment along parallel and anti-parallel, whether in whatever direction they want to, this will happen at a frequency which will be unique to every nucleus. Okay, so that is how I am getting information about nucleus. That is why we say this as nuclear magnetic resonance. So you get to know that why the nucleus term is used in its naming, magnetic, because magnetic field is used and magnetic field is also produced by the nucleus. The next is resonance. So I'll elaborate this term resonance. So for example, there are two frequencies you need to be careful here. First is the frequency of my supplied radio wave, right? Radio waves we are using here. So this is suppose nu naught, I am considering it. Okay. So when this nu naught light is falling on my sample and simultaneously I am also applying a magnetic field, now there is a point comes where they are moving, ये rotate कर रहे हैं, this is spinning, like they are rotating in their direction. This nucleus is spinning in the presence of external magnetic field. A particular point will come where it will align in anti-parallel and parallel directions according to the magnetic field. And जो ये spin कर रहा है, because of this spin and the external frequency which is supplied, this happens at a particular moment when the frequency of its rotation, जब ये rotation कर रहा है तो circular motion होगा, right? That is called as omega.
this omega becomes equal to the supplied omega which is equal to 2 pi nu. ये फॉर्मूला बेसिक पता है ना सबको? मैं दोबारा से बताती हूँ. This is a magnetic field, right? This is my nucleus which is present here. ये spin कर रहा है, so spin करने पर इसकी एक frequency है, angular frequency omega. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, so it has its own omega और यहाँ से मैं एक frequency I am considering of nu naught. मैं nu naught की frequency यहाँ से apply कर रही हूँ, which is my radio frequency of my electromagnetic spectrum. Radio wave range से हम use करते हैं. Okay, और so there is a stage comes. So ये nu जो है, this is according to formula, it is equal to 2 pi nu, right? So a stage comes where the frequency of this spinning of my nucleus becomes equal to the frequency of radio waves, and this is a property of the nucleus. हर atom का अलग frequency पर ये observe होता है. So this stage is called as resonance stage. Okay, और इस resonance stage पर now this nucleus will align itself along parallel or anti-parallel direction. Okay, so there are two things which are happening here. One is resonance. Another thing is alignment due to the magnetic field. And magnetic field यहाँ दो हैं. One is external and one is its own magnetic field, which is B naught. एक magnetic field है जो हमारी external magnetic field है. और ये alignment किस particular time पर होगा? At the resonance condition. Okay, so this alignment के लिए resonance का होना जरूरी है. Resonance, when does this happen? When the external frequency of the radio wave becomes equal to the frequency of this spinning movement, which is a circular motion in itself along its own axis, right? So this frequency, when this becomes equal to the radio wave frequency, इस frequency को हम एक term देते हैं. You can note it down. This is called as Larmor frequency, L-A-M-O-U-R, Larmor frequency. तो ये resonance condition पर ये frequency stage आती है. Resonance condition पे this thing actually happens, alignment along parallel and anti-parallel direction. This is basic principle of NMR. अब जो NMR के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो actually vary करती हैं, जो थोड़ा डिटेल में you guys need to know. इतना समझ आया? पहले ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. इतना क्लियर है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now the next thing is which might happen is, क्योंकि हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं. सपोज ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है एक एटम का, न्यूक्लियस का. इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं. इलेक्ट्रॉन्स भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, राइट? अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो दे जनरली डू दिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये क्या करते हैं? जनरली दे डिक्रीज द नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली जो हम यहाँ बी नॉट कंसिडर कर रहे थे, वो एक्चुअली बी नॉट नहीं होता, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स ओन एटम एज वेल एज बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एटम, अनदर एटम, it decreases. So the net magnetic field is not equal to B naught, it is generally less. And this effect which is happening because of this is called as chemical shielding. Okay, इस प्रोसेस को हम केमिकल शील्डिंग बोलते हैं. ओके, तो जो फाइनल इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो कंपाउंड लिया है मैंने, एक सिंगल एटम तो लेना पॉसिबल नहीं है. दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ केमिकल शील्डिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली डिक्रीज कर देता है ऑन द न्यूक्लियस विच वी आर इंटरेस्टेड एट. ओके, तो इसमें केमिकल शील्डिंग होगा. लेरमोर फ्रीक्वेंसी इज इंपॉर्टेंट, पैरेलल एंटी पैरेलल अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये चीज है. ओके, अब जैसे हमने CD स्पेक्ट्रा के लिए हमने पॉली एल लाइजीन एक रेफरेंस लिया था, इसके अंदर भी हमने एक रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रामिथाइल साइलेन. Okay, this is tetramethyl silane is considered as the reference molecule. अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है
सोनू तू केमिकल शिफ्ट पढ़ा सकता है क्या? हेलो, केमिकल शिफ्ट पढ़ा सकता है? अभी अभी नहीं। एक्चुअली मेरे फोन बंद होने वाला है, पेट में जाने लगा। जितना अभी हो सकता है उतना करवा दे, कर उसके ले। बाद क्लास में देख लेंगे। यहाँ तक इतना क्लियर है सबको NMR का, which I told you about resonance, nucleus, radio wave frequency, resonant condition and chemical shielding. यस मैम। मैम कैन यू प्लीज रिपीट दैट केमिकल शील्डिंग वंस, बस एक बार ओवरव्यू सा दे दो Okay. इसका। ये इज इट विजिबल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था? इट्स सिंपल, लाइक यू हैव अ न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस इट हैज पॉजिटिव चार्ज, उसके सराउंडिंग में यू हैव इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दे आर ऑल्सो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स एंड दे आर ऑल्सो मूविंग। So it's obvious that they are also charged molecule, they are moving, they are also spinning around their own axis, उनके अंदर भी दोनों movement है, so they are also producing a magnetic field. But since magnetic field उनका जो होता है that is less in magnitude and since they are negative charge, तो final जो magnetic field की direction होगी which is actually produced by an electron in an atom, that is lesser and in opposite orientation to the one which is produced by the nucleus. In a similar way, the electrons shielding means they are decreasing or they are hiding the effect of an external magnetic field on that nucleus. Why? Because they are producing their own magnetic field in opposite direction, which is cancelling. वो subtract हो जाएगा ना net magnetic field में से, right? For example, net magnetic field is direction में you have 20. or electrons are producing in opposite direction. So जो net magnetic field which is experienced by this nucleus, that will be 20 minus 10, 10. It will decrease. So because of presence of these electrons or electrons in the nearby atoms, okay, they reduce the effect of the magnetic field which is present in which I have actually provided externally. As a result, the net magnetic field experienced by by the nucleus is not equal to what we have theoretically calculated. It is always lesser than that. Okay, so theoretical value and actual experienced magnetic field value by a nucleus is always lesser, and this is called as chemical shielding. And this will depend upon the atom itself, how many electrons it has, and it depends upon the surrounding groups. For example, I have a molecule of ethanol. Okay, so ethanol is CH3, CH2, and OH. So this CH2, this carbon atom in CH2, this will experience different chemical shielding from the carbon which is present here. Okay, तो जैसे मैंने इंफ्रारेड के अंदर मुझे CC बॉन्ड है ये पता लग गया था, NMR से मेरे पास कार्बन है, मुझे ये पता लगने के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी पता लग जाएगी कि मेरे इस C के साइड में एडजेसेंटली कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है. For example, if it is OH, oxygen का atom is more heavier, it will produce more extensive chemical shielding. If it is SH, it will produce more extensive chemical shielding. So I can get the absolute information about the atomic resolution using NMR, because this carbon atom, for example, of CH2 will have different shielding comparatively to this carbon or comparatively to other carbon which is present in my another molecule, say ethanol or say ketone. Okay, because उनके जो surrounding atomic groups हैं, they are different. So chemical shielding is a property of the सराउंडिंग ग्रुप्स. अगर जो दूर है उनका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये सारे जो एटॉमिक लेवल पे होते हैं दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, शॉर्ट रेंज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो थोड़ा डिस्टेंस पे होगा दैट ग्रुप डू नॉट हैज एनी इफेक्ट. ओके, सो सराउंडिंग ग्रुप्स का इंफॉर्मेशन आई कैन गेट. तो मैं इससे पूरा स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं एनएमआर से. अगर मुझे कोई बोले कि अननोन सैंपल है, यूजिंग एनएमआर आई हैव टू टेल दैट कि इथेनॉल है या कीटोन है, आई कैन गेट दैट. Okay, so because of chemical shielding it is possible. Okay, ma'am. Okay, there is another thing which is left in NMR, that is tetrasilene. How do we use it as a reference and chemical shift? I will discuss that in the next class. Okay, and
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अभी रह गया है, तो वो दोनों टॉपिक्स में साथ में नेक्स्ट क्लास में आई डिस्कस। तब तक आई सेंड नोट्स, यू रीड दीज, ओके। और अगर नहीं समझ आता है तो आई टेल यू, एंड ऑल्सो एक्सरे आई कवर इन नेक्स्ट क्लास, ओके। ओके मैम। कुछ अभी तक कुछ भी इशू को समझ नहीं आया हो जो जो इसने पढ़ाया अभी तक किसी को भी? मैम NMR के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं क्या गैट बी में? नो 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 एक्चुअली आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। Yes, because you people wanted to cover this topic, that's why I took it. Otherwise, majorly question they ask from Lambert-Beer law या फिर fluorescence का पूछ लेंगे principle simply, या quencher क्या होता है वो पूछ लेंगे। और प्रोटीन इंटरेक्शन अगर स्टडी करना है तो यू रिमेम्बर उसके अंदर हम जो आज मैंने बताया दैट इज फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर हम यूज कर सकते हैं। और उसका सिंपल प्रिंसिपल क्या था, आई हैव यूज्ड 2 फ्लोरोफोर्स इन सच अ वे, मतलब एक प्रोटीन को मैंने एक फ्लोरोफ्लोर से बाइंड कर दिया दूसरी प्रोटीन को दूसरे फ्लोरोफोर से, and I have chosen these 2 fluorophores in such a way that the absorbance spectra of my fluorophore 2 is overlapping with emission spectra of first. तो जो फाइनल सिग्नल मिलेगा वो मुझे सेकंड वाले का मिलेगा, फर्स्ट वाले फ्लोरोफोर का डिटेक्ट नहीं होगा अगर दोनों प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल, रटने की जरूरत नहीं है। लाइक एक आया था सेकेंडरी हम स्ट्रक्चर किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जैसे इसने बताया था कि हाँ सर्कुलर डाइक्रोजिन से जो आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे पूछा था उसमें बहुत सारे ऑप्शन न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे उसके बाद प्रोटीन इंटरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज ने कवर अप कर लिया है। जस्ट आपको ये रिमेंबर रखनी पड़ेगी उस टाइम में, क्योंकि कौन सी इसमें हम टेक्निक यूज करने वाले हैं, तो यू हैव टू प्रॉपर्ली। I told you this because it is easier to remember this way. ऐसे क्या चीज किससे निकालते हैं, 10,000 चीजें याद करोगे, you'll forget, right? So try to clear your concepts rather than mugging up things. हाँ, और अब 14 दिन बचे हैं, तो अब आप ना दिन का ट्राई करो कि एक क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करो पूरा, क्योंकि एंड में 1-2 दिन तो ब्रेक भी चाहिए होगा। एंड के आखिरी 2 दिन में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते ना, तो अभी देखो दिन में एक कोई पेपर सॉल्व करो, 3 घंटे 2.5 घंटे के लिए लेके बैठो, मैं तो कहूँगा अगर 3 घंटे का पेपर है, क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो। 2.5 घंटे के हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करना, सॉल्व करके देखो, आंसर मैच करो, थोड़ा बहुत आपको भी अपना जो आपका प्रोग्रेस है उसका भी पता चल जाएगा आपको। और जो टॉपिक्स होंगे वो तो आप कर लेना, 3 घंटे निकाल लो एक पेपर सॉल्व करने में। और जो बिल्कुल भी नहीं आता है टॉपिक या फिर लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो क्वेश्चन वो वाले छोड़ देना। 100 में से यू हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस ना, ऐसे था ना? हाँ, 60 होता है। हाँ, तो वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है टू सिलेक्ट कि विच क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग। ये नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में अगर बैठे हो और आपको एक क्वेश्चन में लग रहा है कि शायद ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपने उसके चक्कर में, शायद के चक्कर में आपने पीछे के 4-5 क्वेश्चन देखे ही नहीं, जिसमें से शायद आपको 2-3 क्वेश्चन आते हो प्रॉपरली, जिसका आप श्योर हो, वो चीज देख लेना। उसमें आपको मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। एंड करेक्ट ऑप्शन मार्क करने की इजीएस्ट ट्रिक इज एलिमिनेशन। 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर जो 2 बाकी के बचे उसमें से तुम थोड़ा अपना लॉजिकली भी कई क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं छोड़ो, आई वोंट डिस्कस।